नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के परिदृश्य की यदि हम बात करें तो अभी भी कई ऐसे बड़े पद हैं, कई ऐसी बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां हैं जिन्हें होना बाकी है। बात बीजेपी की करें तो सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें एक बड़ा वजूद देना या उन पर एक बड़ी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उन्हें एक ऐसा पद देना जरूरी है जिसके माध्यम से लगातार बीजेपी अपनी मजबूती प्रदान कर सकती है अपने आप को, साथ ही साथ जनता के बीच एक विश्वास की भावना भी रख सकती है। एक लंबा वक्त हो गया है सरकार बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी निगम मंडल में नियुक्तियां और नियुक्तियों को लेकर लंबे वक्त से अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल को 1.5 साल का वक्त हुआ है, लेकिन अभी तक निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पाई है और सीएम जल्द ही नियुक्तियां करना भी चाहते हैं। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति अब समाप्त होगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सरकार का फोकस संक्रमण की रोकथाम पर था और अब सरकार इसी दिशा में सक्रिय हुई है। दरअसल 28 सीटों पर उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया के 3 समर्थक, बात यहां पर इमरती देवी, अंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडौतिया की जा रही है। निगम मंडल अध्यक्ष का पद इनमें से किसी को दिया जा सकता है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो सिंधिया समर्थक हैं उन्हें एडजस्ट करने की रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सिंधिया बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी करते नजर आए थे और माना जा रहा था कि सिंधिया अपने समर्थकों को निगम मंडल में जगह दिलाना चाहते हैं, उन्हें निगम मंडल में फिट करना चाहते हैं। लेकिन सवाल अब ये सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त की यदि मैं बात कर लूं तो आखिर चुनावों पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल सरकार बनने के बाद बीजेपी में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर इतना इंतजार पहले कभी देखा नहीं गया है। हालांकि इन पदों के लिए जो नाम है वो नाम भी तय करने की कवायद जारी है और हाल ही की यदि हम बात कर लें तो मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक हुई। सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल हुए और लंबे समय बाद मुख्यमंत्री निवास में दिग्गजों की मौजूदगी दर्ज हुई है। इस बैठक में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिव प्रकाश, मुरलीधर राव, वीडी शर्मा, सुहास भगत शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए और इस बैठक में प्रदेश के ताजे राजनीतिक हालात, उपचुनाव पर चर्चा हुई। निगम मंडल में नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। दिग्गज नेताओं ने निगम मंडल में नियुक्ति किए जाने वाले नेताओं के नाम पर भी चर्चा की है। तो आपको बता दें कि निगम मंडल में अब जल्द ही नियुक्तियां होने वाली हैं। साथ ही साथ यदि बात कर लें तो आखिर बीजेपी को कैसे मजबूती प्रदान की जाएगी और सिंधिया समर्थकों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। आप, बहुत स्वागत है सर आपका एनडी 24 में। जी नमस्कार। सर, यदि बात करें मध्य प्रदेश में अभी भी राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेजी से बदलती जा रही हैं। सबसे पहले यदि मैं नियुक्तियों की बात कर लूं तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद कभी इतना इंतजार नहीं किया गया राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। पहले इतना इंतजार नहीं रहा, हालांकि अब जाकर समीकरण ऐसे बन रहे हैं। निगम मंडल में नई नियुक्तियां जल्द होने वाली है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, निगम मंडल में नियुक्तियां करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है और पिछले कई दिनों से इसकी कवायद चल रही है। लेकिन आपको पता है कि हमारी पार्टी का स्वरूप भी बहुत बड़ा हुआ है जी। पार्टी में और भी कई नए लोग आए हैं। इसमें कोरोना का संक्रमण भी मार्च, अप्रैल, मई तक हमने भयानक रूप से देखा। उसके बाद अब सरकार जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका कम हो रही है, सरकार भी अपने सामान्य कामकाज की ओर बढ़ रही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, इसलिए संगठन से सलाह मशविरा करके जिला संगठन का फीडबैक लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी अतिशीघ्र निगम मंडलों में नियुक्तियां करेंगे। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, आज बात कर रहे हैं हम सरकार बनने के बाद बीजेपी में कभी भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर इतनी जल्दबाजी या इतना ऊहापोह की स्थिति देखने को नहीं मिली जो कि इस बार देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? पार्टी अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद वो अपने संगठन के माध्यम से निर्णय कर लेते।
आपने अभी देखा होगा कि ग्वालियर में जब सिंधिया आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, तो वहाँ सिंधिया सरकार के होर्डिंग्स लगे थे। यानी जो महामहिम गवर्नर साहब ने शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसका भी अपमान कर दिया, और क्लियर कट सिंधिया जी के नारे लग रहे थे और सिंधिया के नेतृत्व के नारे लग रहे थे। और अब हालात ये हैं कि महाराज भाजपा अगर कुछ करना चाहती है तो नाराज भाजपा खड़ी हो जाती है, नाराज भाजपा को कुछ करने की कोशिश करते हैं तो शिवराज भाजपा खड़ी हो जाती है। जो आपसी 3 धड़ों में बटी हुई ये पार्टी है, इस कारण से अब निगम मंडलों की नियुक्ति करना इनके लिए बहुत मुश्किल भरा पेच हो गया है। कई सारे पूर्व मंत्री हैं, सीनियर विधायक हैं, 5-5, 6-6 बार के, जिनको भारतीय जनता पार्टी अब नालायक कहने लगी है, वो भी लाइन में खड़े हैं। और चारों तरफ से जो प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी में, इस कारण से जो है निगम मंडलों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही, नगरीय निकाय चुनाव का फैसला नहीं ले पा रहा है, उपचुनाव कराने के लिए भी हाई कोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है, तो बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को अब बेमन के जाना पड़ रहा है। जिलों में कई समितियां होती हैं, उन जिलों की समितियों में नियुक्ति नहीं हो रही। निगम मंडल तो बड़ी चीज है, जिलों में भी कई समितियां होती हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को जो है समाहित किया जाता है, वो समितियां भी नहीं है। हमने जो बनाई थी वो तो सब खाली हो गई। अब सहकारिता के चुनाव बाकी हैं, सहकारिता के जो बैंक हैं, बैंकों में जो प्रशासकों की नियुक्ति है वो नहीं हो पा रही है। तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी अब करने की स्थिति में नहीं है। झगड़े रोज हो रहे हैं, झगड़े यहाँ तक कि जो कैबिनेट में तक मंत्रियों में आपस में झगड़े हो रहे हैं। इस कारण से जनता का जो काम है, जनता के जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। चलिए सर, आपका ये मानना है कि बीजेपी अपने अंदर ही गुटबाजी देख रही है, जिसके चलते जनता के जो काम है, जनहित से जुड़ी जो योजनाएं हैं, वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है, समझ लूंगा। आशीष शर्मा जी, कैसे देखते हैं? एक वक्त यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को गुटबाजी की पार्टी माना जाता था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और अब यदि बात कर ले बीजेपी की तो कांग्रेस ये मान रही है कि गुटबाजी अब बीजेपी में देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस में व्यापक गुटबाजी थी, इसी का परिणाम कमलनाथ की सरकार के पतन के रूप में हुआ। और कांग्रेस में तो घोषित रूप से गुट होते ही है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 साल का समय होने जा रहा है। इस सरकार को बहुत अच्छे से अनुशासित तरीके से चलाने का काम माननीय शिवराज जी कर रहे हैं, और इस कारण से आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया महाराज जी के साथ जो लोग, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन सबको भी एक परिवार का रूप मानकर भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ काम किया जा रहा है, बल्कि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मान लिया है। भारतीय लोकतंत्र में इतनी बड़ी घटना मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं हुई। और चाहे सिंधिया महाराज हो, चाहे मंत्री हो, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार आज के समय में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। हम सब एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, और आने वाले समय में भी, क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो छोटी मोटी घटनाओं को या छोटी मोटी बातों को लेकर और भ्रम फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय सिंधिया जी भी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो सब अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, और सबको समय आने पर जिम्मेदारियां, चलिए सर, समय आने पर जिम्मेदारी मिलेगी, और ये उम्मीद भी सिंधिया समर्थकों को रखनी चाहिए। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। पवन जी, सरकार बनने के बाद बीजेपी में कभी इतनी जल्दबाजी या कभी इतनी असमंजस की स्थिति देखने को नहीं मिली, खासतौर पर यदि निगम मंडलों की मैं बात कर लूं तो। एक तरफ बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें नियुक्ति की आस है, तो दूसरी ओर यदि सिंधिया समर्थकों की बात कर लें जो कि अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अब इन दो समीकरणों को यदि हम जोड़ते हैं तो आखिर क्या निकल कर सामने आएगा? आखिर बीजेपी इन्हें कैसे एडजस्ट करेगी निगम मंडलों में? देखिए, इस समय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में कहना चाहिए जो लीड रोल चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़े हुए कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन सब के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनती है तो उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपेक्षा होती है कि उनको सरकार में महत्व मिले, निगम मंडलों में महत्व मिले। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं, क्योंकि एक तरफ दावा ये किया जा रहा था कि सिंधिया जी के आने से सरकार बन गई और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, नेता बन गए,
और अनमने तौर पर ये मान भी लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये स्वीकार कर लिया है कि सिंधिया जी हमारे नेता हैं, नेतृत्व करता है। अभी हम हाल ही की बात करें कि ग्वालियर में जब मुरैना में उनका शायद 60-65 किलोमीटर का रोड शो हुआ, तो उसमें केवल उनके समर्थक मंत्रियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई मंत्री वहां उनकी रैली में गया हो या देखने को मिला हो। तो वो निश्चित रूप से शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया है। यह आने वाले समय में जो नेता उनकी पैरवी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी स्वीकार करेंगे कि जो पीछे की लाइन में जो खड़े हुए लोग थे वो हमारे आगे आके लग गए। तो निश्चित रूप से इन लोगों को बड़ा संकट होगा। और अभी शुरुआत है राजनीति की। निगम मंडल के लिए इमरती देवी जो चुनाव हारी थी डबरा से, उन्होंने अपना बंगला खाली नहीं किया, उन्होंने अपनी नेम प्लेट जरूर हटा दी, लेकिन दावेदारी निगम मंडलों में सबसे पहले उन लोगों की है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करते हुए बड़े संघर्षों के बाद ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन उनके साथ जो आए हुए लोग थे वो अचानक जाके जो है पार्टी के पदों पर बैठ गए। तो अब उनमें भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को कष्ट होना स्वाभाविक है। और अभी निगम मंडलों की जो नियुक्तियां बार बार टल रही हैं, 1-1.5 साल का कार्यकाल सरकार का बचा है, और अगर निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हताशा का भाव होगा। और ये फिर और जबरदस्त होगा जब सिंधिया के समर्थक लोग जो है वो निगम मंडलों में बैठ जाएंगे। जी, चलिए फिरोज जी से समझ लेंगे। फिरोज जी, एक तरफ यदि निगम मंडल में नियुक्ति की हम बात करें तो बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस इस मामले को लेकर इतनी उत्साहित आखिर क्यों नजर आ रही है? क्या बीजेपी में जो अनिर्णय की स्थिति है, कांग्रेस ये जानती है कि इससे कहीं लाभ या कहीं फायदा कांग्रेस का हो सकता है? अपनी जगह उत्साहित तो नहीं है हम, लेकिन हाँ हम दुखी जरूर है कि एक अच्छी खासी चलती हुई कमलनाथ सरकार को गिराया गया, सौदेबाजी करके दूसरी सरकार बनाई गई। और ये सौदेबाजी का ही नतीजा है कि आज वो जो सौदेबाज लोग थे जिन्होंने इनकी सरकार खड़ी की है, वो ये कहते हैं कि अब आज हमारी सरकार है, यानी 15 आदमी को लेकर भी कोई सरकार बना सकता है। ये बात मुझे पहली बार समझ में आई मध्य प्रदेश में। मतलब ये लोकतंत्र का एक मजाक हो गया है और ये मजाक बना जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्साहित नहीं है, हम दुखी हैं इस बात को लेकर कि प्रदेश की राजनीति जो है वो गलत रास्ते चली गई। लोगों की जो आकांक्षाएं हैं लोकतंत्र के प्रति, उनको कहीं ना कहीं आघात लगा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में आज फंस गई है, तो निश्चित है कि उसका डूबना तय है। जब आप अपने जमीनी कार्यकर्ता को कोई पार्टी भूल जाती है तो पार्टी अपना वजूद खो देती है। ये स्पष्ट बात है, क्योंकि जो जमीनी कार्यकर्ता है, वैचारिक कार्यकर्ता है कोई भी दल का, वही पार्टी की पहचान होता है, वही जनता के बीच में पार्टी की पहचान को बना के रखता है जी। ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की हैं। और जो अभी देवलिया जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष किए, डंडे खाए, पूरी उम्र मेहनत की, वो आज पीछे खड़े हैं और वो लोग आज दरी और झंडे बिछा रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस से आए थे चलते हुए, वो आज जिनका कांग्रेस में कोई महत्व नहीं था, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा महत्व पा गए हैं कि वो उनका जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अपने आप को प्रताड़ित और ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, मैं आपकी स्टेटमेंट में एक बात जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस में महत्व नहीं था सर, क्या इसीलिए कांग्रेस की स्थिति ये तो नहीं हो गई आज? नहीं, देखिए महत्व क्या नहीं था, 6 लोग उनके मंत्री थे। जो आप ब्रजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, सुरेश राठखेड़ा की बात कर रहे हैं, ये लोग तो किसान कांग्रेस में थे। इनको तो हमने मेन ऑर्गेनाइजेशन में कभी पदाधिकारी नहीं बनाया था। और किसान कांग्रेस के कोटे से इन लोगों को टिकट मिले थे, और उस टिकट से ये जीते थे। और जीत के दोबारा जो भी जीते, जनता का जनादेश है उस पर मैं वो शिरोधार रहे। लेकिन वो लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी में इतना महत्व उनको मिल गया है कि वो आज इनके मंत्रियों से भारी हैं। ये स्थिति है और कहीं सामंजस्य नहीं बनाने को तैयार है। सिंधिया जी का ये स्वभाव नहीं है कि वो किसी भी चीज का सामंजस्य बनाए या मान जाए। ठीक है सर, मैं सर एक बार फिर रोकना चाहूंगा। सिंधिया जी का सर एक स्टेटमेंट सामने आया था, जब उन्होंने ये बोला था कि अब मैं भाई साहब के रूप में तब्दील हो गया हूँ। कांग्रेस में था उस वक्त महाराज जरूर था, लेकिन अब मैं भाई साहब बन गया हूँ। तो तब्दीलियां तो देखने को मिल रही है सर। देखिए, वो भाई साहब जरूर कांग्रेस में थे, वो कहलाते महाराज थे लेकिन सेवक थे। यहाँ वो जो है कहला सेवक रहे लेकिन बने महाराज है, ये फर्क है। कांग्रेस में वो महाराज जरूर कहलाते थे लेकिन वो सेवक के रूप में काम करते थे। आज
वो अपने आप को सेवक कहलाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को भाई साहब बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके कारनामे पूरे महाराज की तरह है कि महाराज ने लिख दिया ग्वालियर चंबल में सिंधिया सरकार जी। अब ये इससे बड़ी किसी भी सरकार की बेइज्जती नहीं हो सकती। मैं इस स्पष्ट कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री की और जनता के जनादेश की ये जो है अपमान किया गया है सिंधिया सरकार लिख के। चलिए ठीक है सर, आशीष शर्मा जी से समझ लेंगे इस पूरे घटनाक्रम को। आशीष जी जी, कांग्रेस तो शुरू से आरोप लगा रही है हमारे ऊपर कि जनादेश का अपमान हो गया। अरे भैया, जनादेश का अपमान अगर होता तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों जिताते? और जहां तक बात है, सिंधिया जी जब तक आपकी पार्टी में से आपके लिए सम्मानित थे, जब वो इधर आ गए तो आपके दुश्मन हो गए। अरे भैया, आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, आप अपने मंत्रियों विधायकों को नहीं संभाल पाए, इसमें हमारा क्या दोष है? वो छोड़ के आए ना आपसे। आप में सरकार चलाने की क्षमता नहीं थी, सरकार के कामकाज के कारण विधायक और मंत्रियों में नाराजगी थी, इसलिए वो छोड़ के आए। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा कार्यकर्ता है जिसने अपने विरोध में लड़े हुए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि हजारों वोटों से जिताया। बिल्कुल। जो राजेश सोनकर जी तुलसी सिलावट के सामने चुनाव लड़े थे, उन्होंने उनके चुनाव का संचालन किया। ऐसा अनुपम उदाहरण राजनीति में आपको केवल भारतीय जनता पार्टी में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र और कार्यकर्ताओं के संस्कारों की आप कभी बराबरी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संस्कारवान है। आपके इसमें अगर अब तक नियुक्तियां नहीं होती तो लोग सड़कों पर उतर जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। उसे पता है कि संगठन उसके बारे में, उसके कामकाज के बारे में बराबर समय समय पर निर्णय लेता रहा है। क्योंकि हमारा परिवार बड़ा हुआ है और कई सारे जिलों में नए नए कार्यकर्ता हमारे साथ आए, इसलिए सबको साथ लेकर चलना जो हमारी पार्टी की मूल भावना है, उसके अनुरूप आने वाले समय में निर्णय लिए जाएंगे। किसी तरह का असंतोष नहीं है। असंतोष कांग्रेस के अंदर ही अंदर फूट रहा है। आपके कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है, इसलिए आप अपनी पार्टी को संभालिए। ऐसा नहीं हो कि बुरे नेतृत्व के कारण आपकी कांग्रेस के बहुत सारे लोग अपने मन को अभी भी सर के ऐसे समीकरण देखने को मिल सकते हैं जो 1.5 साल पहले देखने को मिले थे। जी जी, बिल्कुल देखने को मिल सकता है निकट भविष्य में दृश्य। चलिए पवन देवरिया जी, मैं आना चाहूंगा आपके पास। इसके पहले सर आपने ये बोला था कि बीजेपी में असंतोष हो सकता है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता आकर यदि आपके ऊपर चले जाता है तो असंतोष की भावना निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन इसके पहले हमने चुनावों में भी देखा कि वही कार्यकर्ता कांग्रेस के उन बड़े लीडर्स का सम्मान करते हुए, सहयोग करते हुए नजर आए थे। लेकिन यदि अब उन्हें निगम मंडलों में नियुक्तियां या जगह नहीं मिलती है तो क्या आक्रोश अब नजर आएगा? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत अगर संगठन है तो वो मध्य प्रदेश का है। और अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो अनुशासन के डंडे के आगे तो सभी झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। आशीष शर्मा जी बेहद सक्रिय विधायक हैं, इनके सामने कोई कार्यकर्ता नहीं टिक सकता। इनकी जो सक्रियता है, लेकिन इनकी अपनी जो एक उपलब्धि होती है, जिले में जब जाते हैं या अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, और जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारा जो विधायक है वो सीनियर और जूनियर विधायक जाके मंत्री बन गया, तो तकलीफ आशीष शर्मा जी को या अन्य लोगों को होना स्वाभाविक है। कुसुम मेंदेले, अजय बिश्नोई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस वर्तमान सरकार में विरोध कर रहे हैं, बार बार पत्र लिखते हैं, बार बार संगठन और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में चुनौतियां बहुत होंगी, क्योंकि जैसे जैसे सिंधिया जी का दायरा मध्य प्रदेश में बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगा, टिकटों के दावेदार उनके खड़े होंगे। अभी सिंधिया जी का एकमात्र रोल था चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, वहां वो अपने लोगों को टिकट मांगते थे। लेकिन जब वो उनको भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेगी तो वो कितने लोगों को टिकट मांगे, वो कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हताहत होंगे उनके इस तरह से। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे असंतोष नहीं होगा। अभी हम मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो देश में सबसे कमजोर नेतृत्व के साथ खड़ी है। कांग्रेस का नेतृत्व जो अगर है तो वो आप देख रहे हैं कि प्रदेशों में किस तरह से उठापटक उनके यहाँ चल रही है। इसलिए कांग्रेस केवल दूसरे के दुख से अपना सुख न तलाशे, अपने सुख के लिए भी कांग्रेस को संघर्ष करना चाहिए। कांग्रेस को अभी भी बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट है उसको बिठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की जो शैली है, कांग्रेस अगर उसको अपना ले या हमें लगा फोटो कॉपी कर ले तो हमें लगता है कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकती है। ऐसे गाहे बगाहे बात करने से या हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से कांग्रेस कभी मजबूत नहीं होगी।
हम दूसरे प्रदेशों में जो कांग्रेस का हस्त देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ देश के परिपक्व नेता माने जाते थे, उनको बड़ा संसदीय अनुभव था, उनकी सरकार चली गई, उनको आभास नहीं हुआ। सब लोगों को पता था कि कौन कौन से विधायक कहाँ जा रहे हैं, कौन छत्रप जो है कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। 1.5 साल में कभी ये मध्य प्रदेश को नहीं लगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है खुद सरकार चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को रोज सोचने समझने की जरूरत है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब आप सीखने की स्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से अपनी गलतियों को सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो सरकार में है और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको अपेक्षा सरकार से है। उनको लगता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा ना हो कि कोई सिंधिया का समर्थक आगे आ जाए, लाइन में खड़ा हो जाए। अब आप देवास जिले से विधायक हैं आशीष जी, इन्हीं के जिले में देखिए दीपक जोशी, एक वरिष्ठ भाजपा के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आज वो बैकफुट पर हैं। तो निश्चित रूप से तकलीफ तो इनको भी होगी क्योंकि इनके वो साथी हैं। तो आप भले ही हमें लगता है खुले मन से ना स्वीकार करें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अंदर बैठ के तो ये बातें होती हैं कि हमारा पुराना साथी पीछे छूट गया और जो हमारे विरोध में खड़ा होता था, हमारे खिलाफ में आके प्रचार करता था, वो आज जो है हमें लीड कर रहा है। तो तकलीफें तो बढ़ेंगी आने वाले समय में। चलिए, तकलीफें कितनी बढ़ेंगी फिरोज जी, इस पर तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। पवन जी ने जो एक सलाह दी है कि आखिर बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूती के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का ये मानना है कि अभी भी 1.5 साल पहले की स्थितियां दोहराई जा सकती हैं। कुछ बड़े ऐसे लीडर जो कि आज भी बीजेपी के संपर्क में। फिरोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा तकनीकी कारणों से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिर से कोशिश की जाएगी फिरोज जी से बातचीत करने की। आशीष शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और बीजेपी में यदि कुछ कांग्रेस के नेता आकर बड़े पद पर बैठ जाते हैं, हालांकि आपका ये साफ तौर पर कहना है कि अनुशासन हमारी पार्टी में बहुत अच्छा है और मध्य प्रदेश में सबसे अनुशासित पार्टी के रूप में आपको माना भी जाता है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज जिन्हें की नियुक्ति मिल सकती है, और यदि उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती है, ऐसे में बीजेपी उनके लिए क्या प्रयास करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई आ जाता है तो वो परिवार का सदस्य हो जाता है। वो कोई वरिष्ठ नहीं होता, वो कोई कनिष्ठ नहीं होता, वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है। जहां तक बात है हमारी पार्टी में कोई पहली बार बाहर की पार्टियों से लोग आए हो, ऐसा नहीं है। केंद्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के स्तर पर कई सारी पार्टियां छोड़कर कार्यकर्ता नेता हमारी पार्टियों में आते हैं। हम उन सबको बढ़िया ना सिर्फ ध्यान रखते हैं बल्कि पार्टी की मुख्य धारा में काम भी कराते हैं और इसी के कारण हमारी पार्टी का इतना बड़ा स्वरूप बना है। अगर वो लोग अपने आप को असहज महसूस करते भारतीय जनता पार्टी में तो कभी हमारी पार्टी का इतना विस्तार नहीं होता। लेकिन आज सब लोग विभिन्न दलों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में न सिर्फ विश्वास है बल्कि इस बात का भी भरोसा है कि यहाँ आकर हमारा भविष्य सुरक्षित होगा जी। और यही हमारी पार्टी के विस्तार का आधार है कि हमारे यहाँ आकर कोई अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। जी चलिए पवन दिवाली जी, वक्त की मेरे पास कमी, का अंतिम प्रतिक्रिया मुझे आपसे लेनी होगी। सर, सीधा सवाल यह है कि बीजेपी अब नियुक्तियों में कैसे लोगों को फिट करेगी, आप क्या समीकरण देखते हैं? पवन दिवालिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है पवन दिवालिया जी से संपर्क हमारा टूट गया। आशीष शर्मा जी और फिरोज जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री निवास में दिग्गज नेताओं की फहरिस्त देखने को मिली है। दिग्गज नेता मुख्यमंत्री निवास में मौजूद रहे और कहा यह जा रहा है कि सिंधिया समर्थक और बीजेपी के कुछ बड़े दिग्गज जो कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें बड़ा पद कब मिलेगा, उन्हें जिम्मेदारियां कब दी जाएंगी, तो कहा यह जा रहा है कि उन्हें जिम्मेदारियां देने का वक्त आ गया है। लेकिन इस बीच ये देखना होगा कि सिंधिया समर्थक और बीजेपी के दिग्गजों के बीच जो समीकरण बिगड़ रहे हैं उन्हें साधने के लिए मुख्यमंत्री आखिर क्या रणनीति तय करते हैं। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।